वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज की क्लास में हमने अब तक न्यूटन सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ पे बेस्ड जितना भी पढ़ लिया है उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। दोस्तों, आप लोग अपनी NCERT बुक खोल सकते हो और इनर्शिया एंड मास के बाद जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं NCERT बुक में हम उनको भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। आपको मिल गया होगा ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज। देखो, हमने ये पढ़ा था कि इनर्शिया इज अ मेजर मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ये बात हमने पढ़ी थी। मास जो होता है वो बॉडी का, मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपना मोशन मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर वो अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहता है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहना चाहता है एट दैट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसी बॉडी की कि वो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, या आप बोलो कि अपना स्टेट ऑफ मोशन बरकरार रखने की कोशिश करता है। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है उस बॉडी में इनर्शिया ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज, तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हो कि स्टोन ज़्यादा हैवी होता है तो स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक, बी केस, अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन ज़्यादा भारी होती है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा भारी होती है साइकिल के कंपेयर में, इसलिए ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होता है। और इसी वजह से दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे कि ट्रेन को रोकने में बहुत डिस्टेंस लगता है। ठीक, साइकिल को रोकने में आपने ब्रेक लगाया, साइकिल रुक जाती है, बट ट्रेन को रोकने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत देर लगती है, उसमें काफ़ी पहले से ही ब्रेक लगाना पड़ता है, तब जाके वो स्टेशन में आके रुक पाती है। ऐसा होता है इसी वजह से, क्योंकि इनर्शिया है उसके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। वेरी सिंपल, 5 रुपी कॉइन क्योंकि हैवियर है इसलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक, क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस। इन एग्जाम्पल्स में जो अब आगे एग्जाम्पल आने वाला है उसमें आपको बताना है कि कितनी बार बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। डन। पहला पढ़ते हैं, मतलब अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। एक बार चेंज हुआ, जब एक फुटबॉल प्लेयर ने किक करा बॉल को तो उसकी स्पीड चेंज हुई होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी पहले बार। उसके बाद टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल, तो दूसरा प्लेयर जब हिट करेगा तो दूसरी बार चेंज करेगा और वो बॉल गोलकीपर के पास जाती है। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल, जब वो फुटबॉल रोकेगा, पकड़ेगा, तो उस टाइम पर उसका फुटबॉल का स्पीड चेंज होगी, आ रही होगी फुटबॉल तो रोक लेगा वो। उसके बाद कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टूवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, और फिर उसको पकड़ के फिर वो उसको किक करेगा तो एक बार और चेंज हो जाएगी बॉल की वेलोसिटी। तो 4 बार यहाँ पर फुटबॉल की वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, अगर बॉल गोलकीपर के पास आई और वो डायरेक्ट मार दे तो यहाँ पर ये दोनों केसेस एक हो जाएंगे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि फुटबॉल के पास, गोलकीपर के पास आ रही है, वो कलेक्ट कर रहा है तो एक बार वहाँ पे चेंज हो जाएगी, और फिर वो किक कर रहा है तो फिर एक बार चेंज हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर आप ध्यान रखना। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। हर केस में कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है ये आपको देखना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ़ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। अगर हम एक पेड़ की ब्रांच को हिलाएं तो उसके पत्ते क्यों गिर जाते हैं? ये एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बता चुका हूँ, हमने बहुत अच्छे से सीखा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ठीक है, जो लीव्स होती हैं वो रेस्ट पर होती हैं और वो अपना स्टेट ऑफ मोशन बरकरार रखना चाहती हैं, रुकी रहना चाहती हैं। बट जब हम ब्रांच को हिलाते हैं तो क्या होता है, लीव्स वहीं रह जाती हैं, बट जो उसकी स्टेम होती है, जहाँ से मतलब वो लीफ पेड़ की ब्रांच से जुड़ी रहती है, उसको नोड बोलते हैं, वो नोड आगे चली जाती है, लीफ वहीं रह जाती है, जिसकी वजह से वो ड्रॉप होकर नीचे गिर जाती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। नेक्स्ट, why do you fall in a forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backward when it accelerates from rest? Because
जब आप मूविंग बस में हो तो आप इनर्शिया ऑफ मोशन में हो, आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में है। बट जैसे ही बस रुक जाती है, ठीक है, आपकी बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहती है बट बस रुक जाती है, इस वजह से आप बॉटम पोर्शन आप रुक जाते हो बट अपर पोर्शन आप आगे आ जाते हो, ठीक है। एंड सेम जब आप रुके हुए गाड़ी में बैठते हो और पीछे क्यों हो जाते हो जब वो एक्सीलरेट करती है? बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आपकी बॉडी रुके रहना चाहती है बट गाड़ी एकदम से चल गई तो अब आपको मोशन करना है, तो इस वजह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आप पीछे होते हो। और आगे क्यों झुकते हो जब चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगता है? क्योंकि आप भी पहले मोशन में हो, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आप चल रहे हो और रुक जाती है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की ही वजह से आप पे आगे झटका लगता है क्योंकि आपकी बॉडी चलते ही रहना चाहती है, ठीक। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आप आगे पलट सकते हैं। तो एग्जाम्पल 9.1 आपकी बुक में है आगे, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बाद। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 9.1 से। देखिए, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक फोर्स है, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स है जो एक बॉडी पे एक्ट करता है जो कि 5 kg की थी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। पहले डायग्राम आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। आंसर 9.1, ठीक है, NCERT। डायग्राम देखिए, एक बॉडी थी जिसका कुछ मास दे रखा था, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उसका इनिशियल स्पीड दे रखा है, ठीक है। इस बॉडी पे फोर्स एक्ट करता है, इस बॉडी पे फोर्स एक्ट करता है और वो बॉडी की वेलोसिटी v हो जाती है और मास क्या है, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आया? बेसिक डायग्राम देखो, कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। मास है 5 kg, तो मास अभी भी 5 kg है, ठीक है। इट इंक्रीज कर रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। जब इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी तो फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हुई होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही फोर्स लगा होगा, तभी बॉडी की स्पीड इंक्रीज करती है। इंक्रीज कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड से कितना हो जा रहा है? 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कितना टाइम तक फोर्स लग रहा है? टाइम इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तक फोर्स लग रहा है, ठीक। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। आपको बताना है कि फोर्स कितना लगा। नाउ इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दूसरा केस है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, आपको पहले डायग्राम बना सकते हो फिर समझ सकते हो, या फिर आप इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी गिवन डेटा करके, गिवन करके इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम, ठीक है, फोर्स कितना है टू बी कैलकुलेटेड, आप ये सब डेटा इस तरह से लिख सकते हो। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम क्यों बनाओ? देखो इससे क्या क्या हिंट मिल रही हैं और किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है। मैं फाइनल बता रहा हूँ। देखो, हमने जब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करा था लास्ट लेक्चर में, हमने ये पढ़ा था कि जब इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो फाइनल फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक। और इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो फाइनल फोर्स की वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है। यहाँ पर देखो, आप केस से समझ रहे हो कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही लगी होगी, इसलिए जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। बट अगर नहीं आ रही तो आप देख लो कि आपका सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके आंसर को सही या गलत कर सकती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो आप ये फॉर्मूला जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू mv माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन को v माइनस यू अपॉन टी लिखा जाता है, या आप बोलो कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ से मास कितना दे रखा है? 5, फाइनल वेलोसिटी इज 7, इनिशियल वेलोसिटी इज 3 एंड टाइम टेकन इज 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, तो 2 से 2, तो फोर्स कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन। ध्यान रखना, फोर्स को मेजर करने की यूनिट है न्यूटन, ठीक है। ये जो न्यूटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्स की डेफिनेशन दी थी, उन्हीं को ऑनर करने के लिए, उन्हीं को इज्जत देने के लिए हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं और इसका सिंबल कैपिटल N होता है। ध्यान रखना, स्मॉल n मत लिखना, कई बच्चे स्मॉल n लिख के आते हैं, स्मॉल n इज रॉन्ग,
ठीक है। कैपिटल N इज यूज्ड फॉर न्यूटन, स्मॉल t इज यूज्ड फॉर टाइम, कैपिटल T इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर। जब आप बड़े हो जाओगे या आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो जहाँ टेम्परेचर का केस आएगा वहाँ कैपिटल T यूज करते हैं, ठीक है। टाइम के लिए भी स्मॉल t यूज करना। तो और न्यूटन जो है वो एक यूनिट भी है और एक साइंटिस्ट का नाम भी है, और इस वजह से इसको कैपिटल N लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फोर्स निकल गया 10 और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, दैट इज +10 निकला, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बोल रहा है कि अगर टाइम, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर यही फोर्स 5 सेकेंड तक लगाया होता, मतलब केस टू में आपको फोर्स कितना दे दिया, 10 न्यूटन, टाइम कितना दे दिया, 5 सेकेंड, और मास कितना है, सेम है बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जितनी यहाँ पर थी, 3 मीटर पर सेकेंड, और पूछ रहा है कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। समझ रहे हो ना। अब देखो, अगर फोर्स लगा होता इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट तो फाइनल वेलोसिटी छोटी आती, किससे, u से, ठीक। बट यहाँ पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा वो 3 से बड़ा होना चाहिए। देख रहे हो ना क्या क्या चीज़ें आप डायग्राम से समझ जा रहे हो। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हो तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेते हो, आप चेक कर लेते हो कि आपका सवाल सही ही होगा, उसमें कोई एरर नहीं होगी, ठीक है। तो v की वैल्यू आपको पता है कि 3 से बड़ी आनी चाहिए और पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। तो फोर्स हमें दे रखा है 10 इज इक्वल टू 5, v हमें फाइंड करना है, u हमें पता है 3 है, और टाइम हमें पता है 5 सेकेंड, ठीक है। ध्यान रखना ये सब यूनिट सही होनी चाहिए। जैसे अगर ग्राम में है तो आप उसको केजी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। एक होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब बेसिक यूनिट, उसी में रखना होता है, ठीक है। तो मास को आप हमेशा केजी में रखोगे, टाइम को आप हमेशा सेकेंड में रखोगे। ध्यान रखना अगर आर में दिया है या मिनट में दिया है तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और फोर्स को आप हमेशा न्यूटन में रखोगे, डिस्टेंस को आप हमेशा मीटर में रखोगे, किलोमीटर्स में नहीं रखोगे, मीटर्स में रखोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वेलोसिटी को आप हमेशा मीटर पर सेकेंड में रखोगे, ठीक है। एक्सेलरेशन को आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रखोगे। ये यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट, इनको एसआई यूनिट बोला जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। कभी मैं फिर आपको बताऊंगा कि एसआई यूनिट क्या होता है और कौन कौन सी यूनिट होती हैं, बट फिलहाल आप ये समझो कि इन सारी चीज़ों को आप हमेशा इन यूनिट्स में ही रखोगे। अगर इन यूनिट्स में नहीं है तो आप पहले कन्वर्ट करोगे। जैसे सपोज आपको टाइम उसने 2 मिनट तक फोर्स लगाया दे दिया, तो आप उसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, आप बोलोगे 120 सेकेंड तक फोर्स लगा, ठीक है। तो इन यूनिट्स का ध्यान रखना, इन्हीं यूनिट्स में वैल्यू रखना इन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर सारी यूनिट सही थी तो हम फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। 5 से 5 कट गया तो 10 इज इक्वल टू v माइनस 3, यहाँ से v आ जाएगा, 3 उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। अगर सब चीज़ आप यहाँ पर इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग रखते हो तो फाइनल आंसर भी यूनिट के अकॉर्डिंग ही आएगा, याद रखना। और यूनिट लिखना ज़रूरी है, यूनिट अगर नहीं लिखा, अगर किसी ने लिखा फोर्स इज 10 तो नंबर कट जाता है, ठीक है। बिकॉज 10 क्या, ठीक है, 10 न्यूटन क्योंकि फोर्स बता रहे हो और यहाँ वेलोसिटी बता रहे हो तो मीटर पर सेकेंड आना ही चाहिए, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। इसलिए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट लिखना कंपलसरी है, ठीक है, ये मत भूलना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन से आप डायग्राम बनाना मत भूलना क्योंकि डायग्राम बना दोगे अगर आप तो आप एकदम ही श्योर हो जाओगे कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.2, एग्जाम्पल 9.2, ठीक है। एग्जाम्पल 9.2, which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और a 4 kg mass at 2 meter per second square। देखो दो केसेस हैं, ठीक है, केस 1 एंड केस 2, दो केसेस हैं और बोल रहा है कि किस केस में आपको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। पहले केस में क्या है कि जो मास है m1 वो कितना है, 2 kg का मास है, ठीक है, और उसको कितना एक्सेलरेट किया जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया जा रहा है, ठीक है। यूनिट्स आप चेक कर लो, सही है, ठीक है। नेक्स्ट केस में जो मास दे रखा है वो है
4 kg मास एंड उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको बताना है कि किस केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, जब एक बॉडी है उसको इस एक्सेलरेशन से एक्सेट करना है या इस इतने 4 kg के मास है उसको इस एक्सेलरेशन से एक्सेट करना है। तो आप जानते हो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये फॉर्मूला आप जानते हो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जब आप फर्स्ट केस में फोर्स निकालते हो तो ये आ जाता है m1 इंटू A1, और ये कितना कैलकुलेट होता है 2 इंटू 5 दैट इज 10 न्यूटन। ध्यान रखो 2 kg यूनिट्स में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट में है, तो फोर्स की वैल्यू भी यूनिट में आएगी। ठीक है, जो इसकी पर्टिकुलर यूनिट है जो हमने यहाँ पे लिखी थी आपने नोट करी होगी, तो वो ठीक। फोर्स 1 इतना रिक्वायरमेंट हो गया। फोर्स 2 आप देखो तो ये आएगा m2 इंटू A2, और m2 कितना है 4 kg और A2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 8 न्यूटन, 4 2 जा 8 न्यूटन। तो आपको क्लियरली पता है कि इन फर्स्ट केस द रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स विल बी मोर। डन। इन द फर्स्ट केस द रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स विल बी मोर। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9.3। A motor car is moving with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसमें क्या है कि एक गाड़ी है जो पहले से चल रही है, ठीक है, मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है कितना 108 किलोमीटर पर आवर, बट किलोमीटर पर आवर ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, तो खैर हम डायग्राम बनाते हैं। एक बॉडी है जो कि चल रही है जिसका वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या होता है, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब 4 सेकेंड लग जाते हैं और उसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है 0। टाइम लगा 4 सेकेंड का। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड है और यहाँ पर r है तो सेम यूनिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो 4 सेकेंड में आके रुक जाती है। आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास along with the passengers is 1000 kg। अब इसका मास कितना दे रखा है 1000 kg। ठीक है, देखो ब्रेक कैसे लगता है या ब्रेक की थ्योरी क्या होती है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमने इस कार पे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा और तब जा करके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। देखो अगर फोर्स इसके मोशन में लगाते, इसके मोशन की डायरेक्शन में लगाते तो क्या होता, इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होती। बट अगर हम आगे से इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी घट जाएगी और घट के इस केस में कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो आपको ये पता है कि फोर्स किधर लग रहा है, इसके वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में, तभी जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी। और क्योंकि फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए जब आप सॉल्व करके फाइनल फोर्स की वैल्यू निकालोगे वो नेगेटिव आना चाहिए। समझ रहे हो ना, बिकॉज नेगेटिव इंडिकेट्स डायरेक्शन बस। ठीक है, और डायरेक्शन उल्टी है, किसके उल्टी है, ओरिजिनल स्पीड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ गए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी यूनिट को सही करते हैं। तो आप ये जानते हो कि आप लिखोगे वी नो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेशन मैं आपको पिछले क्लास में लिखा चुका हूँ। किस तरह से 1 किलोमीटर को आप 1000 मीटर लिख सकते हो, 1 आवर को आप 3600 सेकेंड लिख सकते हो, और फिर सॉल्व करोगे तो 5/18 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर इतना किलोमीटर पर आवर 108 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना, जब 1 की वैल्यू दे रखी है और ज़्यादा की पूछे तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हो। जब 1 की दे दी जाए और ज़्यादा की पूछे, 1 टॉफ़ी 2 रुपये की है, 4 टॉफ़ी कितने की होगी 2 4 जा 8 रुपये की। ठीक है, तो 1 की दे दी, ज़्यादा की पूछ रहे हो तो मल्टीप्लाई, तो 108 इंटू 5/18 और आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये डायग्राम अलग है इस तरह। तो यहाँ से सॉल्व करो तो कितना होता है 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड गाड़ी की इनिशियल स्पीड थी। ठीक है, तो ये u आ गया कितना 30 मीटर पर सेकेंड। अब खैर आपको f निकालना है तो सिंपल, f इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी। फॉर्मूला सेम रखना, फॉर्मूले में ऐसा मत करना कि u बड़ा है तो u पहले लिख दिया, v बड़ा है तो v पहले लिख दिया। जो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, तो मास कितना है 1000, kg में है यूनिट सही, इनटू
v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 अपॉन टाइम किस में है, सेकेंड, जो कि सही है। डन, तो इतना हो गया। तो ये हो जाएगा, तो 4 से सॉल्व करोगे तो 250 आ जाएगा, एंड 250 इंटू 30 ये आ जाएगा 750 और एक जीरो और नेगेटिव नेगेटिव, इतना न्यूटन। ये नेगेटिव क्यों लगा, बिकॉज 0 माइनस 30 इज -30, एंड -30 को आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो -30 को मल्टीप्लाई करा 250 से, तो हम क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, और 0 लास्ट में चिपका देते हैं। ठीक है, तो 25 3 ज़ा 75, 0 और 0 को लास्ट में चिपका दिया, और एक नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इतना न्यूटन का फोर्स हमारा लगा होगा, एंड दिस आंसर इज इन नेगेटिव, और वो होना भी चाहिए बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9.3। यूनिट्स का ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट में होना चाहिए, और फाइनल आंसर भी आपका यूनिट के साथ होना चाहिए। फाइनल आंसर में अगर यूनिट नहीं लिखा तो भी वो आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.4, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9.4, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1, an acceleration of 10 meter per second square, and a mass m2, an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? देखो, एक फोर्स है 5 न्यूटन का। ठीक है, फोर्स कितना दे रखा है, 5 न्यूटन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9.4। ठीक है, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, वो एक मास है m1, उसको एक्सेलरेट कितना करता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो अगर m1 मास है, ठीक है, तो m1 मास पे जब फोर्स लगता है 5 न्यूटन का, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक, और वहीं अगर m2 मास है आपके पास और इस पे फोर्स लगता है 5 न्यूटन का, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, देखो एरो आप यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जनरली हम ये एरो वेलोसिटी या मोशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर? अगर दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाता, m1 एंड m2, ये मतलब एक साथ बांध दिया जाता, कहने का मतलब कि अगर ये दोनों एज वन यूनिट बिहेव करते, या ये दोनों एक मास की तरह बिहेव करते जिसका मैग्नीट्यूड m1 प्लस m2 है, और फिर इस पर फोर्स लगता यही फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता, ये पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव, कितना एक्सेलरेशन वो दे देती इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर, अगर दोनों मासेस को एक साथ बांध देते तो। ठीक है, तो देखो, हमें पता है कि जो फोर्स है वो कितना है, फोर्स तो सेम है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। डन, तो हमें फाइनल क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। अगर हम किसी तरह m1 और m2 की वैल्यू निकाल दें तो आंसर खत्म, F इज इक्वल टू m है। अब मास कितना हो गया, m1 प्लस m2, फोर्स इतना है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा इजीली। तो मेन फोकस क्या है कि m1 निकल जाए और m2 निकल जाए। ठीक है, अब केस 1 देखो, क्या इससे आप m1 निकाल सकते हो, बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप जानते हो F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से F इज इक्वल टू m1 इंटू a1 होना चाहिए। ठीक है, इसको a1 कह लो, इसको a2 कह लो, अलग अलग है इसलिए। ठीक है, तो फोर्स कितना है, 5, मास कितना है हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन कितना है 10, तो यहाँ से m1 कितना आ जाएगा 5/10, दैट इज ½ kg। ठीक है, m1 आ गया। अब यहाँ से m2 आप निकाल लो सेम तरीके से, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स कितना है 5, ये है m2, और एक्सेलरेशन कितना है 20, तो यहाँ से m2 आ जाएगा 1/4 kg। ठीक है, तो m1 प्लस m2, 1/2 को आप लिख सकते हो 2/4, 1/2 कैन बी रिटन एज 2/4, एंड दिस इज 1/4। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लो m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 2 + 1 3/4 kg।
ठीक है, बस F इज इक्वल टू m1 प्लस m2। अब ये कंबाइंड मास हो जाएगा और इंटू ए, यही एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो ये ए हो जाएगा F अपॉन m1 प्लस m2। तो फोर्स कितना है 5, जो कि सेम है, और m1 प्लस m2 कितना आपने निकाला 3/4। तो 3/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20/3, दैट इज 6.667 kg, सॉरी एक्सेलरेशन है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा, बट आप इसको राउंड ऑफ करके 3 प्लेसेस तक लिख सकते हो। आप इसको चाहो तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, या आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो, या आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.5। एक ग्राफ है, आप देख सकते हो। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given। velocity time graph दे रखा है, ठीक है, इधर velocity दे रखा है और इधर टाइम दे रखा है। और इस तरीके से, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, मास कितना दे रखा है 20 ग्राम, ध्यान रखना ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ लॉन्ग टेबल इज गिवन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब आप पिछला चैप्टर देखिए, मोशन चैप्टर, उसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि बॉडी का क्या चीज़ सेम है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डन। एंड एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या डेल्टा, ये डेल्टा या ट्राइंगल जो भी बनाया है इसको डेल्टा बोलते हैं, DELTA। ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज। तो अगर मैं पूरा लिखूं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या उसकी जगह शॉर्ट में ये लिखूं, तो आप समझ जाना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखो, आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हो कितना हुआ बॉडी का, या बॉडी का कितना है एक्सेलरेशन, तो देखो इधर वेलोसिटी कितना है 20, वेलोसिटी इस एक्सेस पे नापी जा रही है वर्टिकल एक्सेस पर, तो ये वेलोसिटी कितनी है 20। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0, बिकॉज वर्टिकल एक्सेस में देखो तो दिस इज 0 वेलोसिटी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 20। आप ऐसे भी देख सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ चुके होगे मैथ्स में, और हमने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा चुकी है। तो आप कोऑर्डिनेट्स देखो ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x, y, ये भी x, y। ठीक, तो टाइम कितना है यहाँ पर, टाइम इज 10, दिस इज टाइम, टाइम कॉमा वेलोसिटी निकलेगा ना, क्योंकि टाइम एक्स एक्सिस पर है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर है। तो टाइम इज 10, वेलोसिटी इज 0। ठीक है, यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम 0 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू कितनी है 20, वाई कौन है वेलोसिटी, डन, सिंपल। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 20 से कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, t, v के फॉर्म में कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो 20 और ये v, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, चलो इसको इनिशियल मान लो, ये फाइनल। ठीक है, तो 0 - 20, अगर ये फाइनल माना ये इनिशियल माना, तो टाइम में भी इसको फाइनल और इसको इनिशियल माना, तो टाइम हो जाएगा 10 - 0, तो एक्सेलरेशन निकलेगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे समझ गए होगे कि आप इसको अगर फाइनल मानते हो, इसको इनिशियल मानते हो, ठीक है, इस तरह से, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल टाइम 10, इनिशियल टाइम 0। ठीक है, आपका मन है इसको इनिशियल मानने का, इसको फाइनल मानने का, आप तब भी कर सकते हो, बट ऐसा मत करना क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, आंसर में फर्क नहीं आएगा, एक्सेलरेशन तब भी सेम आएगा, बट ऐसा मत करना क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में नहीं चलता कि इनिशियली उसको 10 था, कुछ देर बाद देखा तो वो 0 सेकेंड पे पहुंच गई, टाइम हमेशा आगे ही बढ़ेगा। तो हमेशा ऐसा ही मानना, इसको फाइनल इसको इनिशियल। ठीक है, हालांकि जब आप उसको अगर उल्टा मान लेते तो भी एक्सेलरेशन सेम आता।
अब मैं आपको इतने सारे तरीके इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको इतने ढंग से पढ़ा रखा है मोशन चैप्टर भी, ठीक है। आप वैसे भी देखो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो बॉडी की स्पीड घट रही होती है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म रेट से घट रही है, मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो मास दे रखा है, एक्सेलरेशन पता चल गया, और बोल रहा है कि हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट एट रेस्ट। फोर्स कितना है ये आपसे पूछ रहा है। कितना बकवास सवाल। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल दो। मास यूनिट सही नहीं है इसलिए आपको इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 1000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनाते हैं, तो 1 ग्राम हो जाएगा 1/1000 केजी, ठीक। तो यहाँ पर है 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा 20/1000 केजी। इजी सवाल, ठीक है। 20/1000 एक्सेलरेशन है -2, ठीक। तो काम खत्म। तो 0 से 0 कटा, 2 2 ज़ा 4 और 2 0 तो -0.04, ठीक है। ये लगा फोर्स न्यूटन में। इतना फोर्स लगाया होगा टेबल ने उस बॉल को रोकने में। इजी सवाल, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना। 4/100 करोगे तो 0.04 न्यूटन आएगा। और नेगेटिव साइन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, और वैसे भी नेगेटिव साइन लगना ही चाहिए क्योंकि इनिशियली बॉडी की स्पीड था 20 और आगे जा करके वो रुक गया, मतलब फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इसलिए भी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो इतने सारे तरीके आपको अब पता है कि अब आप कोई सवाल करो तो आप कंफर्म बता सकते हो कि ये सही सवाल है। देखो इस क्वेश्चन में मुझसे एक गलती हो गई। गलती ये हुई है बच्चों कि वेलोसिटी की यूनिट टाइम जो है वो सेकंड में दे रखा है, ठीक है। और वेलोसिटी की यूनिट मैंने मान ली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त मीटर पर सेकंड। मैंने मान लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मैंने सोचा कि वेलोसिटी दे रखा है, मैंने ध्यान से नहीं देखा, दैट वाज माय फॉल्ट, ठीक है। और मीटर पर सेकंड मानोगे तो ये आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। बट जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, उसमें वेलोसिटी दे रखी है इन सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम सेकंड में दे रखा है, तो टाइम सही है, बट ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है, जो कि गलत है। सेंटीमीटर पर सेकंड को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो वेलोसिटी है 20, आप बुक देख लो, तो मैं वापस से सही क्वेश्चन कर देता हूँ। अगर मीटर पर सेकंड से करोगे तो ब्लैक इंक वाला आंसर है, ठीक। और अगर सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप जानते हो कि 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनता है, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 20/100 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की जगह मैं साफ साफ लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ? यही लिख देता हूँ। 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की जगह आप लिख सकते हो 20/100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये 1/5 हो जाएगा, 1/5 मीटर पर सेकंड। तो अब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। 20 की जगह आप लिखोगे 20/100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा -20/2 0 इसके और 1 0 इसका 1000, ठीक है। अभी मैं कुछ काट नहीं रहा हूँ, और अब काटोगे अगर तो ये हो जाएगा -1/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे तो मास कितना था 20/1000, ये सही है। और एक्सेलरेशन है -1/50, तो 0 से 0 कटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 से जाएगा तो ये 500 हो जाएगा, -1/5 5 2 5 0 0, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा -0.0004, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये किस तरह से क्यों आया ऐसा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसको अगर आप इंटू 4/4 करो तो 25 4 100 होता है, तो 100 और 2 0 नीचे, ठीक है। और ऊपर 4, तो 4 0, 1 2 3 4, 2 3 4, हाँ सही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा इतना, और यूनिट कितना होगा? न्यूटन, ठीक है। अब आप समझ गए होगे। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करा था मैंने इसको मीटर पर सेकंड में मान के चला था, ठीक है। तो आंसर आपका इतना आता। बट अगर ये सेंटीमीटर पर सेकंड है तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना था इस तरह से आप देख रहे हो,
कन्वर्ट करना, उसके बाद फिर आपकी वेलोसिटी निकल जाएगी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी निकल गई, ठीक। और फिर आपने वहाँ से एक्सेलरेशन निकाला, नया एक्सेलरेशन निकला और फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपको नया फोर्स मिल गया, ठीक है। तो खैर दो क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में, और आपको ये भी पता चल गया कि इस तरीके की एरर हो जाती हैं वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में बस इतना ही, आगे बढ़ेंगे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होप यू लाइक इट। आपको जैसा भी लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।